जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोचन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि आपको पिछली क्लास काफी अच्छी लगी, उसमें 2-3 पॉइंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई थी, इस वजह से उसके लिए सॉरी, वो मैंने कमेंट में क्लियर भी कर दिया था और जितनी हो सके तो बता भी दिया था आपको पीडीएफ में। आज एक हमारा यूनिट 3 चल रहा था जिसमें हमने कैंप खत्म कर दिया था। कैंप के बाद हमने मोटिवेशन खत्म किया, रिक्रिएशन भी खत्म किया। अब आ जाते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, जहां से 110% श्योर सवाल आते हैं, वो है आपका कंपटीशन टूर्नामेंट। ठीक है, उसमें एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही टूर्नामेंट के जितने टाइप्स होते हैं, सीडिंग क्या होती है, बाइस क्या होती है, कैसे फिक्सचर बनाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो पर रहें। अगर समय नहीं है तो स्किप करके चले जाएं, बाद में फ्री होकर के देखें। ठीक है, जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्रतियोगिता की एक दुनिया होती है भैया, ठीक है, एक थोड़ी सी सिकड़ी हुई होती है, एक अंदर होती है और एक बाहर होती है। तो इसी बेसिस पे अगर हम समझें तो जो दीवारों के अंदर जो गतिविधि होती है, अब दीवार होगी तो जाहिर सी बात एक छत होगी। ठीक है, तो छत की बात नहीं करेंगे, केवल बाउंड्री, चार दीवारी के अंदर अगर कोई प्रतियोगिता होती है एक कैंपस के अंदर, एक कैंपस के अंदर, ठीक है, और उसी कैंपस के लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो उस प्रतियोगिता में, तो वह आपकी हो जाती कौन सी भैया, इंट्राम्यूरल हो जाती है। और वहीं पर दीवारों के उस पार जाए तो वहां पर भी बाउंड्रीज हो सकती हैं, स्टेडियम्स हो सकते हैं, कहीं भी ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है। बट वहां पर क्या होता है कि वृहद स्तर पर अलग अलग स्टेट, राज्य, अलग अलग स्कूल आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो वह एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, टूर्नामेंट और सीडिंग और बाइक्स बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो सबसे पहली बात आती है भैया, दीवारों के भीतर इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता। इंट्राम्यूरल कंपटीशन की हम बात करें तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन कौन सी होती है, जो चार दीवारी के अंदर उसी संस्थान के लोगों के द्वारा खेली जाती है। जैसे हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल में कोई कंपटीशन करवाएंगे तो क्या बाहर के स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे क्या? नहीं। अगर हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कंपटीशन में, उस टूर्नामेंट में, तो वो क्या कहलाएगी, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहलाएगी। ठीक है, क्लियर उतनी चीज। देखो अब इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई भैया, ये शब्द आया कहां से? मैक्सिमम जितने भी शब्द हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर ज्यादातर लैटिन शब्द से आए। ठीक है, तो लैटिन शब्द इंट्रा एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इंट्रा, ओके, इंट्रा एक लैटिन वर्ड है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल में जो शब्द आता है, इंट्राम्यूरल शब्द आया कहां से? ये एक लैटिन वर्ड है इंट्रा, वहां से लिया गया इंट्राम्यूरल शब्द। ठीक है, लैटिन का मतलब क्या होता है भैया, सॉरी, इंट्रा का मतलब क्या होता है, भीतर, अंदर। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर ही होता है ना। तो और प्लस म्यूरलिस एक वर्ड है, इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना, इंट्राम्यूरल। और म्यूरलिस का मतलब होता है आपका क्या, दीवार, यानी चार दीवारी के भीतर करी जाने वाली प्रतियोगिता, ऑर्गेनाइज करी जाने वाली प्रतियोगिता ही क्या कहलाती है, इंट्राम्यूरल कहलाती है। भाई इसका मुख्य विशेषताओं पे अगर हम जाए तो इसमें क्या होता है, स्थान क्या होता है भैया, ये एक ही विद्यालय के अंदर की जाने वाली प्रतियोगिता है। किसके? एक विद्यालय के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता। मतलब इसमें कौन भाग कर सकता है, प्रतिभाग ले सकता है, केवल एक विद्यालय के स्टूडेंट्स। ठीक है, संरचना कैसी है, इसमें विद्यार्थियों को हाउस वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो, है ना, तुम्हारे स्कूल में अलग अलग हाउसेस बना रखे ना, हाउस वाइज कंपटीशन कभी ना कभी तो होता ही है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो मोटा मोटा क्या हो गया भैया, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं वे प्रतियोगिताएं होती हैं जो विद्यालय परिसर के भीतर, यानी विद्यालय कैंपस के अंदर, विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अपने लिए आयोजित की जाती है। ध्यान समझिएगा, विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाती। इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, पूरा जो इसकी संरचना तैयार की जाती है, वो कौन करता है, खुद स्टूडेंट्स करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर बीपीएड और बीपी में देखा होगा, इंटरम्यूरल कंपटीशन लगभग हर वीक में होते थे हम लोगों के।
तो सारा कंपटीशन एक हर वीक एक हाउस को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तौर पे दे दिया था और वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाते थे। उसमें टीचर्स का और बड़े जो विद्यालय के स्टाफ होते उनकी सहभागिता बिल्कुल ना के बराबर होती थी, खुद स्टूडेंट्स ही इसको करते हैं। ठीक है, प्रतिभागी क्या है, सिर्फ उसी विद्यालय का विद्यार्थी क्या कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें प्रतिभाग कर सकता है इंट्राम्यूरल कंपटीशन में। आयोजक कौन है, शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी स्वयं, जो टीचर्स होंगे जो होंगे वो क्या करेंगे, केवल गाइड करेंगे भैया, खुद कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल मार्गदर्शन करेंगे, केवल गाइड करने का काम करेंगे। बाकी सारा काम कौन करेगा, जिस हाउस को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई होगी, जिसको वो जिम्मेदारी दी गई होगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई भैया आपकी इसकी इंट्राम्यूरल की। इंट्राम्यूरल के बाद हम आ जाते हैं और थोड़ी सी चीजों पर देखो कि भैया इसके उद्देश्य क्या है, आखिर ये इस प्रकार की प्रतियोगिताएं क्यों रखी गई स्कूल्स में कॉलेजेस में, क्यों, तो इसके मेन 9 प्रमुख उद्देश्य होते हैं इंट्रामुरल के। ठीक है, मतलब ये प्रतियोगिताएं क्या करती है, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, ये केवल खेल में भाग लेने का मंच नहीं बल्कि संगठन, टीम वर्क और नेतृत्व भी सिखाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है ना, और सबको प्रतिभाग करने का मौका मिलता है मैक्सिमम से। तो सभी को अवसर, पहला तो उद्देश्य क्या भी है इसका कि सबको अवसर मिले, सब पार्टिसिपेट करें। इसमें जीत हार का कोई मेन उद्देश्य नहीं होता, इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का, सभी को अवसर प्रदान हो, सभी को खेलने का क्या मिले, मौका मिले। अब जैसे हम यहां से जाएंगे दूसरे मान लो ब्लॉक में टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो क्या सारे स्कूल के बच्चे जाके खेल आएंगे, नहीं ना, कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ खेलेंगे, बाकी रह जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर लेंगे कि नहीं, भाई कोई बात नहीं, हमारी 2 टीम की हम 10 टीम बना लेंगे, सारे बच्चों की एक सारी क्लास की 2-2 3-3 टीम बना लेंगे, तो क्या होगा, सभी बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो कौशल सीखना, साथ में इसमें स्किल को सीखने का भी अवसर मिलता है, इसी के साथ साथ मोटिवेशन मिलता है भैया। ठीक है, सहपाठियों को देखकर एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं बच्चे, यार तुम भी खेलो, मजा आएगा, हम लोग मिलकर खेलेंगे, जीतेंगे, है ना। नेतृत्व का विकास होता है, कोई ना कोई इसमें टीम कैप्टन बनता है, अलग अलग टीम्स बनती हैं जिनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, टूर्नामेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये सारी इन सारी चीजों से क्या होता है, नेतृत्व का विकास होता है। ठीक है, फिर संगठन का अनुभव मिलता है भैया, आपने क्या योजना बनाई, आपने क्या शेड्यूल बनाया, आपने क्या प्लानिंग करी है, कैसा मैनेजमेंट आपने किया, उन सब चीजों का ना एक एक्चुअल में आपको अनुभव होता है, एक फीलिंग होती है। ठीक है, टीम भावना विकसित होती है, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना, जिम्मेदारियों को साझा करते हैं जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को समर्थन करके सीखते हैं, प्रतिभा की पहचान भी होती है। अब भाई कंपटीशन होगा तो कोई ना कोई तो जीते हारेगा ना, भले इसमें मेन क्या था, सभी को अवसर मिले, लेकिन कोई ना कोई तो टीम जीतेगी, कोई ना कोई अच्छा खेलेगा, उसमें पुरस्कार भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इतने लोगों के बीच में 2-4-10 अच्छे बच्चे तो खिलाड़ी बन के निकलेंगे ना बाहर, तो पता चल जाएगा ये हमारे स्कूल का क्या है, अच्छा प्लेयर है, ये कबड्डी अच्छा खेलता है। तो अगली बार जब डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट होगा या इंटर कॉलेजशिप चैंपियनशिप होगी तो हमको ढूंढना पड़ेगा क्या, उन्हीं बच्चों को हम ट्रेंड कर देंगे, वो जाके वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक भी क्या होता है, प्रतिभा की भी पहचान हो जाती है, छिपी हुई प्रतिभा लोगों की क्या होती है, बाहर निकलती है, खिलाड़ियों को पहचाने मदद मिलती है। जैसे मैंने बताया, खेलों में रुचि पता चल जाती है भैया। ठीक है, विद्यालय में खेल का माहौल बन जाता है, उससे उत्साह बढ़ता है, जिससे बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या होता है, खेल में पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही उनको अंदर से क्या होता है, और उत्साह मिलता है और रुचि उत्पन्न हो जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, खेल भावना, सम्मान, निष्पक्ष खेल, हार और जीत की शालीनता स्वीकार करना, ये सारी चीजें क्या होती है भैया, इन उद्देश्यों को ही मद्देनजर रखते हुए क्या स्टार्ट किया गया, इंट्राम्यूरल कंपटीशन स्टार्ट किए। तो 9 उद्देश्य आपको रिमेंबर रखने भैया। ठीक है, 9 उद्देश्य के बाद अगर हम आगे बात करें तो इंट्राम्यूरल का सार मोटा मोटा क्या है भैया, कि हर खेल हर बच्चे के लिए और हर बच्चा हर खेल के लिए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टैगलाइन निकाली है, 15-20 मिनट सोचा है, तब जाके टैगलाइन मिली, हमने कहा इसको डलवाते हैं इंट्राम्यूरल में। हर खेल हर बच्चे के लिए और हर बच्चा हर खेल के लिए। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक दर्शन है जो विद्यार्थियों की क्या सुनिश्चित करता है भैया, भागीदारी सुनिश्चित करता है, पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने का काम करता है। ठीक है, और
मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, जब इंट्राम्यूरल जैसी कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते तो उनको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, दिल खोल के खेलते, जीत जाते तो फिर तो बात ही अलग होती। लेकिन ये तो एक संतुष्टि क्या थी, कोई बात नहीं हमारे का, लेकिन आज कितने सालों बाद हमको खेलने का मौका मिला, हमने बहुत ही मस्त तरीके से खेला, कुछ सीखने को मिला, है ना। समग्र विकास होता है भैया, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है इंट्राम्यूरल, आत्मविश्वास को बढ़ाता है ना। नैतिक मूल्यों का तो विकास होता ही होता है भैया, आज्ञाकारिता होती है भाई, डिसिप्लिन में सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे का सम्मान होता है, सहनशीलता बढ़ती है भैया, ईमानदारी जैसे मूल्य विकसित होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, और मनोरंजन तो होता ही है। मनोरंजन, विद्यालय के वातावरण में मजा और उत्साह आता है कि नहीं। जब अभी छोटा सा हम लोगों ने सैटरडे को किया था, कितना सब चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे थे, हो रहा था ना, क्या था वो, मनोरंजन ही तो था, उत्साह ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो इंट्राम्यूरल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी भैया, एक्स्ट्रा म्यूरल की। एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन क्या है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच, जब दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट या एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन कहा जाता है। इसमें कम से कम कितने स्कूल होने चाहिए आपस में या कॉलेज होने चाहिए, दो या दो से अधिक। तो वो ऐसी प्रकार की प्रतियोगिताएं क्या कहलाएंगी, एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन कहलाएंगी, एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता कहलाएंगी, यानी दीवारों के पार। ठीक है, अतिरिक्त नाम इन्हें इंटर स्कूल कंपटीशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटर स्कूल कंपटीशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर काम कैसे करते हैं भैया, इसमें एक विद्यालय होस्ट का काम करता है, मतलब एक विद्यालय होगा जो पूरा मैनेजमेंट देखेगा, उस प्रतियोगिता का आयोजन करने का काम करेगा। ठीक है, अन्य विद्यालय अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम प्रतिस्पर्धा के लिए भेजते हैं, दूसरे विद्यालय अपनी टीम उस विद्यालय के अंदर क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। तो ये हो गई आपका इंट्राम्यूरल। ठीक है, इंट्राम्यूरल का उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य कौशल और प्रतिष्ठा का मंच। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं केवल प्रदर्शन का मंच नहीं है, बल्कि इसमें सीखने, संवाद और व्यक्तित्व का विकास का भी एक माध्यम होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला क्या कह रहा है, कौशल प्रदर्शित करना, इसमें अपनी प्रतिभा और तकनीक दिखाने का एक सुनहरा मौका मिलता है खिलाड़ियों को। ठीक है, साथ ही अन्य टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए योजना और रणनीति सोच को विकसित भी करता है, यानी खेल रणनीति को समझने में काफी हेल्प होती है, अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजी। फिर थर्ड वन है आपका टू डेवलप रिलेशनशिप्स, संबंधों का विकास होता है भैया, विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच मित्रता और पारस्परिक सम्मान होता है। हम लोग जब एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स में जाते थे या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते तो अलग अलग क्या होता, जैसे अब रीजनल खेलने गए तो अलग अलग शहर के लोग हमें मिले, आज वो हमारे फ्रेंड आज भी हैं, आज भी उनसे बातचीत होती है। हाँ, कोई झांसी से, कोई मथुरा से, तो क्या हुआ भाई, विद्यालयों के विभिन्न खिलाड़ियों के बीच मित्रता, कितने फ्रेंड ऐसे बन जाते हैं। कभी हमको जाना हुआ वहां तो हम उनको फोन कर लेते हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है। वो यहाँ इलाहाबाद आते हैं तो उनके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एक संबंधों का विकास होता भी इस तरीके से, विद्यालय के प्रति सम्मान होता है, रेस्पेक्ट फॉर वी, अपने विद्यालय के प्रतिनिधित्व करने का गर्व और निष्ठा भावना पैदा होती कि अपने पूरे विद्यालय से हम 10 छात्र ही हैं जो अपने स्कूल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैनर झंडा लेकर एक बड़े से ग्राउंड में चलना जहां 500-600 स्टूडेंट अलग अलग स्कूल के आए हो और आप उन 500-600 अपने विद्यालय के बच्चों में से आपके चुन के भेजे गए हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम उनसे तो बेटर है। ठीक है, खेल का स्तर का आकलन हो जाता है, एग्जामाइन प्ले लेवल, यानी वास्तविक कौशल का पता चल जाता है अंतर विद्यालय मैच में। ठीक है, एक्चुअल में आपकी स्किल क्या है, आप कितने परफेक्ट हो अपने उस गेम के अंदर, ये सारी चीजें जब आप दूसरों की टीम के साथ खेलते हो तब आपको पता चल जाता है कि मेरी अच्छाई क्या है और मेरी कमी क्या है ना। तो अपना खुद का मूल्यांकन एक खिलाड़ी बहुत आराम से ऐसी प्रतियोगिताओं में कर लेता है, इसलिए एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व भी है। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा
डिफरेंशिएशन देखते हैं कि क्या है। देखो भैया, पहलू अगर देखें, एस्पेक्ट हम देखें तो इसमें प्रतिभागी कौन कौन प्रतिभाग कर सकता है इंट्राम्यूरल में? केवल एक ही स्कूल के सभी छात्र प्रतिभाग करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल में अलग अलग स्कूल के छात्र चयनित होकर आते हैं। क्लियर हुई? फिर उद्देश्य क्या भैया? इसमें सामूहिक भागीदारी, नेतृत्व, टीम भावना, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, ज्यादातर भागीदारी। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भैया? इसमें कौशल प्रदर्शन, ठीक है, स्कूल का गौरव, उच्च प्रदर्शन, जीतने का क्या बोलते हैं उत्साह, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। दायरा क्या है, स्कोप क्या है भैया इंट्राम्यूरल का? स्कूल के एक ही परिसर के अंदर ही हो सकता है, बस उसके बाहर नहीं। और ये स्कूल की सीमाओं से परे है भैया, उसके बाहर है। ठीक है, फिर फिलॉसफी क्या कहती है? हर बच्चा हर खेल के लिए है इसमें, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन होकर जाता है कि स्कूल का टीम में, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर भेज दो, सारे बच्चों को भेज देंगे क्या एक कबड्डी के एक मैच के लिए? जो सबसे बेस्ट खेलेंगे वही 12 बच्चे निकाल करके भेजे जाते हैं एक्स्ट्राम्यूरल में। परिणाम क्या, आउटकम क्या है भैया? इसमें समग्र विकास होता है और प्रतिभा की पहचान हो जाती है। हमें पता चल जाता है हमारे विद्यालय में कौन अच्छा प्लेयर किस गेम का है ना। और यहाँ जो आपने सीखा है उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। नई टेक्निक दूसरी टीम को पता चला, वो नए तरीके से खेल रहा है, आपने देखा, ऑब्जर्व कर लिया, आपने भी उसकी दोबारा आके प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो ये नई नई टेक्निक सीखने को मिलती है, नए नए नियम जानने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको समझ चुके। ठीक है, तो ये तो बात होगी भैया किसकी किसकी इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल की। अब आगे कहानी आती है आपकी किसकी? खेलों का आयोजन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रतियोगिताओं के प्रकार, यानी हम टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं भैया। प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिकल एजुकेशन एग्जाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? बेसिकली 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। कितने प्रकार के? 4। फर्स्ट वन नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग टूर्नामेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट। ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले की बात करें हम, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें एक हार और टीम बाहर। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब क्या? एक हार और टीम बाहर। एक बार अगर कोई एक मैच भी टीम हार गई तो वो पूरे टूर्नामेंट से, कंपटीशन से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं नॉक आउट टूर्नामेंट। दूसरा लीग टूर्नामेंट, हर टीम हर दूसरी टीम से खेलती है, सभी टीम को सभी के साथ खेलना पड़ेगा। तो ये कौन सा होता है? लीग टूर्नामेंट। यानी इसमें एक मैच हार गए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, आपको भी और भी खेलने के अवसर मिलेंगे। तीसरा आता है आपका संयोजन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है भैया? नॉकआउट और लीग का मिश्रण कर दिया जाता है, यानी नॉकआउट भी होगा और लीग भी होगा। नॉकआउट कम लीग हो गया, लीग कम नॉकआउट हो गया। इस तरीके से इसमें क्या होता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट, खिलाड़ी की रैंक में ऊपर जाने के लिए चुनौती देते हैं। इस प्रकार की, मतलब जो भी खिलाड़ी है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई पहुंचा है, निचले पोजीशन का कोई खिलाड़ी है, देखो क्लियर इतनी चीज कि चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है भाई? फर्स्ट रैंक पे कोई बैठा तो निचले स्तर का भी खिलाड़ी चैलेंज करके पहले वाले को दोबारा खेलने के लिए बोल सकता है। तो क्या होगा? अगर उसने उसको हरा दिया तो वो फर्स्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा। जैसे अब ये निचली स्तर का एक प्लेयर है, इसने किसको चैलेंज कर दिया और इसके साथ इसको मैच खेलना पड़ेगा, और अगर इसने इसको हरा दिया तो ये कहां पहुंच जाएगा? उसकी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। प्रतियोगिताएं, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कितने? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, स्टूडेंट भी बैठे तो बीच में बेटा शब्द निकल जाए तो अपने आप को मत समझिएगा। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज क्लियर होगी। 4 प्रकार के टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। इसमें कहानी को और आगे लेके चलते हैं भी। कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे आम प्रारूप नॉकआउट बनाम लीग। थोड़ा सा नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट को समझते हैं। देखो, नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। एक और नाम याद रखिएगा, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी इसका नाम है। किसका भैया? नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, बाहर हो जाना। अब नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है? एक हार के बाद टूर्नामेंट टीम टूर्नामेंट से क्या हो जाती है?
बाहर हो जाती है। ठीक है, और ये इसका फायदा क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट का, ज्यादा से ज्यादा टीम भी खिला सकते हैं और सबसे सरल और सबसे तेज प्रारूप, जल्दी भी खत्म हो सकती है प्रतियोगिता। ठीक है, और इसमें कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट और एक होता है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में एक टीम एक मैच हारी तो वो बाहर। डबल नॉकआउट टीम टूर्नामेंट में क्या होता है, दो बार हारने पे उसको बाहर किया जाता है, एक बार हारने पे नहीं किया जाता। क्लियर होती चीज? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बार हारेगी तो बाहर हो जाएगी? एक बार। डबल नॉकआउट में कितने मैच हारेगी तो बाहर हो जाएगी? क्लियर होती चीज? चलो, अब लीग या राउंड, ये तो होगी टूर्नामेंट की बात, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब ध्यान दो, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। लीग टूर्नामेंट को ही हम और किस नाम से जानते हैं भैया? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। किससे? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या इसको शायद बर्गर, जहां तक मैं हूं बर्गर टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्या अगर सही हूं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बर्गर टूर्नामेंट शायद। ठीक है, कार्यप्रणाली क्या है भैया? प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ क्या करती है? खेलती है। तो प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ खेलेगी। सच्चा विजेता निर्धारित करता है, क्योंकि हर टीम को सभी के साथ खेलने का मौका मिलता है, फायदे हैं। ठीक है, मतलब एक राइट टीम जीत करके निकलती है, एक सही टीम जो होती है वो जीत करके इस टूर्नामेंट में निकलती है। नॉकआउट में क्या है, मान लो एक अच्छी टीम है, उसकी किस्मतें खराब थी, पहला मैच हार गई, लेकिन वो क्या थी? बहुत अच्छी टीम थी। अब पहला मैच हार गई नॉकआउट टूर्नामेंट में तो क्या होगा? कहानी खत्म। लेकिन इसमें क्या है, उसको मौका मिलता रहता है। यानी एक हिसाब से जो भी टीम जीत के निकलेगी लीग टूर्नामेंट में, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, वो वाकई में बहुत बेहतरीन टीम होगी। ठीक है, इसमें कितने प्रकार होते हैं? इसमें भी दो प्रकार होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम एक दूसरे से एक बार जरूर, दूसरी टीम से एक बार जरूर खेलती है। और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो भी टीमें होती हैं वो दूसरे से कितनी बार खेलेगी? दो बार खेलेगी, बार बार नहीं खेलेगी, दो बार खेलेगी। ठीक है, क्लियर होती चीज? चलो, और इसमें क्या होता है, एक बार अपने पूल में खेलेगी और दूसरी बार दूसरे के पूल से खेलेगी। समझ में आया? एक बार घर में, एक बार बाहर, ऐसे समझ लो आप। ठीक, चलो अब आ जाओ, सीडिंग आ जाओ, इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट भैया, सीडिंग से सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि सीडिंग क्या है, सीडिंग क्यों दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सीडिंग का मतलब सीधे सीधे ये जान लो कि जब टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है तो कोई ऐसी टीम होगी, एक या दो, जिन्हें पहले राउंड में नहीं खिलाया जाएगा। समझ में आया? किस किस आधार पर? उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पिछले टूर्नामेंट में या पिछले साल अगर वो विजेता रही है या उप विजेता, यानी पिछले साल की पहले नंबर की टीम और जो दूसरे नंबर की टीम है, जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रांग रही होंगी तभी जीती होंगी, तो क्या कर देते हैं, फिक्सचर में उन्हें उचित स्थान दे देते हैं ताकि उनका सामना शुरुआती राउंड में एक दूसरे के साथ ना हो। मतलब एक टॉप 1 टीम थी, एक टॉप 2 टीम थी, एक फर्स्ट रैंक पे थी, एक सेकंड रैंक पे थी। फर्स्ट रैंक को अलग पूल में डाल दिया, सेकंड रैंक को अलग पूल में डाल दिया, तो इन दोनों का मैच आपस में पहले राउंड में, पहले के कुछ राउंड में नहीं होगा, ताकि टूर्नामेंट में क्या बना रहे, रोमांच बना रहे, उत्साह बना रहे। इसलिए ये चीजें की जाती है। मान लो यही दोनों सबसे अच्छी टीम थी, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, लो पहले राउंड भेड़ लो, एक टीम तो बाहर होगी ना, जो हार, इन दोनों में से एक टीम तो बाहर हो जाएगी। तो इस वजह से क्या दी जाती है, सीडिंग का फॉर्मूला अपनाया गया, एक तरीका अपनाया गया। ठीक है, ठीक है, प्लेसिंग टॉप परफॉर्मिंग टीम्स सो दे डोंट मीट इन इनिशियल राउंड। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, सीडिंग क्यों दी जाती है भैया? अच्छी टीम को बचाने के लिए, ये ध्यान में रखना, ताकि वो एक दूसरे से क्या हो, पहले ही राउंड में ना टकरा जाए। ठीक है, रुचि बनाए रखने के लिए, जैसे कि मैंने भी बताया, रोमांच बना रहे टूर्नामेंट के अंदर। मरियल मरियल टीम बनेगी, पब्लिक बोर हो जाएगी। थोड़ी स्ट्रांग टीम, स्ट्रांग मैच होता तो देखने में भी मजा आता है कि नहीं आता है ना। फिर प्रतियोगिता को रोमांचक बनाना, जैसा भी मैंने बताया, अधिक निष्पक्ष और संतुलित बनाना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई?
चलो, ये हो गई तुम्हारी कहानी किसकी भैया, सीडिंग क्यों दी जाती है। अब सीडिंग की प्रक्रिया और उसका आधार क्या है, देखो। चलो तुम यहां आ जाओ, ठीक है। बेसिस ऑफ सीडिंग, ठीक है। सीडिंग टीमों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। कैसे, पिछले साल के टूर्नामेंट का क्या परिणाम था भाई, वो फर्स्ट प्लेस पे थी, सेकंड प्लेस पे थी, टीमों की प्रतिष्ठा या रैंकिंग। अब अगर उनमें रैंकिंग हो रही है तो रैंकिंग के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर क्षेत्रीय, जिला या अंतर कॉलेज मैचों में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, तो उनको क्या दी जा सकती है, सीडिंग दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 टीमों के टूर्नामेंट में पिछले साल शीर्ष 2 टीमें ए और बी हैं, ठीक है, तो टीम ए को सबसे ऊपर रखा जाएगा और टीम बी को सबसे नीचे रख देंगे, जैसा पीछे उसमें दिखा था, ताकि एक पहले राउंड में एक दूसरे से क्या ना हो, उनका टकराव ना हो, ठीक है। चलो, प्रक्रिया क्या है, सभी टीमों के पिछले प्रदर्शन और रैंकिंग का विश्लेषण करेंगे पहले, सबसे पहले, फिर सर्वश्रेष्ठ टीमों को सीडेड टीम घोषित किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। फिक्सचर बनाते समय सीडेड टीमों को ऐसे स्थान पर रखेंगे कि वे शुरुआती राउंड में एक दूसरे के साथ ना भिड़े, ठीक है। ये हो गया आपकी इसकी प्रक्रिया और सीडिंग का आधार। आई होप कि आप सीडिंग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब सीडिंग का मूल्यांकन कर लो भैया, इसके फायदे क्या है और इसके लाभ क्या है, यहां से सवाल पूछा जाता है आपसे। तो एडवांटेजेस की बात हम करें सीडिंग के, तो सर्वश्रेष्ठ टीमों को शुरुआती में एलिमिनेशन से बचाया जा सकता है, यानी जो अच्छी टीमें हैं शुरुआती राउंड में उनको बाहर होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। दर्शकों की रुचि फाइनल तक बनी रहती, नहीं तो पब्लिक फाइनल से पहले ही भाग जाएगी, स्टेडियम खाली हो जी। टूर्नामेंट का स्तर बढ़ता है, इससे लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा संतुलित और निष्पक्ष रहती है। अब पता चला एक ही पूल में आपने सबको डाल दिया, मजबूत मजबूत टीम, और एक पूल में एकदम हल्की हल्की टीम डाल दी, तो मजा, तो उस मजबूत टीम का तो मैच देखने सभी रुकेंगे, और जहां एकदम मरियल मरियल मैच हो रहा वहां पब्लिक क्या होगी, साफ हो जाएगी वहां से, ठीक है। फिर नुकसान भी है इसके, ये तो फायदे हो गए, नुकसान क्या है, कमजोर टीम को आगे बढ़ने का कम अवसर मिलता है। अब भाई यहां पर एक 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 टीम ये बड़ी स्ट्रांग है, ये उससे कमजोरी तो होगी, नई टीम आ गई, अब ये टीम इसको धो डालेगी कि नहीं, तो ये भी तो एक नुकसान है। बेचारी कमजोर टीम को भी क्या होता है, आगे बढ़ने में अवसर थोड़ा सा कम हो जाता है उसका, कभी कभी पक्षपात भी हो जाता है, बायस बोलते हैं जिसको हम, उसकी संभावना बनी रहती है, ठीक है। सभी टीमों को समान मौका नहीं मिलता है सीडिंग के जरिए, ये तो बात सही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। हाँ, एक संपन्न खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, मोटा मोटा जो भी हमने आज पढ़ा उसमें अगर हम इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल को देखें तो भैया टूर्नामेंट क्या क्या होते हैं, सॉरी कितने प्रकार के होते हैं भैया, नॉकआउट, लीग, दोनों दुनियाओं को आकार देते हैं भैया, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो इंट्राम्यूरल हो आपका भागीदारी और विकास के पर्पज से किया जाता है, एक्स्ट्राम्यूरल आपका प्रदर्शन और उत्कृष्टता के उसमें से किया जाता है। इसमें फेयरनेस, सीडिंग या सुनिश्चित, सीडिंग क्या करती है, सीडिंग या सुनिश्चित करती है कि प्रतिस्पर्धा संतुलित और रोमांचक हो जाए भैया, ठीक है। फिर चलो अब ये तो कोट लाइन होगी, तो इतनी चीजें आपकी इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और सीडिंग से रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मेन पार्ट हमारा कौन सा है, फिक्सचर। फिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिक्सचर के अंदर आप बाई पढ़ेंगे, कैसे बाई दी जाती है, किसको बाई दी जाती है, क्या फॉर्मूलाज हैं, इसको हम अब आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं जुड़े हैं भैया तो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 8881313895 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन मैसेज लिखकर भेजना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही नॉर्मल फीस के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल, इतने में कुछ नहीं मिलता आज की डेट में, जितना उस टेलीग्राम के अंदर मटेरियल अवेलेबल है ना, आपको कहीं से कोई चीज बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, सारे यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे करके, इस टाइप के भी पीडीएफ्स, बाकी प्रिंट आउट वाले पीडीएफ्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो देर ना करें, फटाफट से ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पे ज्वाइन मैसेज लिखकर भेजें। तो आगे हम बढ़ते हैं अब फिक्सचर की तरफ। फिक्सचर में क्या होता है वो चीजें देखते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, टूर्नामेंट की।
तो टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमने सीडिंग देख ली है ना, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स देख लिए, कैसे कैसे टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी उसमें, उसका महत्व देख लिया, क्या फायदे क्या नुकसान देख लिए सीडिंग के। ठीक है, टूर्नामेंट का फिक्सचर की हम बात करेंगे भैया। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं के लिए फिक्सचर किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का फिक्सचर आपको बनाना पड़ता है जब आप कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इस फिक्सचर को बनाने का प्रॉपर वे क्या है, क्या क्या तरीकों की जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें जब आपको पता होगी तभी आप एक राइट फिक्सचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर पाओगे, तब जाकर आपके टूर्नामेंट को एक विजेता टीम मिलेगी या विजेता खिलाड़ी मिलेगा भैया। ठीक है, तो चलो एक सफल फिक्सचर बनाने के लिए हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। अगर फिक्सचर बनाकर टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है तो सबसे पहली चीज कि एक कंपटीशन को एकदम फेयर बनाता है ये। ठीक है, फिक्सचर टूर्नामेंट को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, एक व्यवस्थित एक पैटर्न की तरीके से चलता है फिर टूर्नामेंट आपका कंपटीशन। यह दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए स्पष्टता प्रदान करता है कि कौन सी पूल में कितनी टीमें हैं, इस हिसाब से डिवाइड करते एकदम स्पष्ट रहता है कौन किसके टीम के साथ होने वाला है। शुरुआत से लेके अंत तक क्या होता है, दर्शकों को भी एक स्पष्ट वे पता होता है कि कैसे कैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने के लिए भैया। तो फिक्सचर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एन। क्या है, एन। फिक्सचर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एन। एन बोले तो नंबर ऑफ टीम्स, यानी टीमों की कुल संख्या। अगर टीम की संख्या ही नहीं होगी तो फिक्सचर कैसे बनेगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एन, यानी नंबर ऑफ टीम्स। हमेशा ध्यान रखिएगा एन से डिनोट किया जाता है टीमों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टीम्स। अब टीमें कितनी संख्या कितने किस तरीके से हो सकती हैं, ठीक है, तो संख्या कैसी होती, या तो सम होगी या तो विषम होगी, है ना, या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। तो टीमें, आपकी टीमों की संख्या कैसी हो सकती है, सम हो सकती है, इवन हो सकती है। ठीक है, और सम और विषम तो आप सबको पता ही होगा भाई, ये इवन ऑड क्या होता है, सम क्या होता है, जो दो से विभाज्य हो जाए, दो से कट सके, दो से डिवाइड हो सके, जैसे 8, 12, 16 एक्सेट्रा और भी है ना। विषम टीम की संख्या होगी जो दो से डिवाइड नहीं हो सकती, विभाज्य नहीं हो सकती, जैसे 7, 11, 15, क्या ये दो से कट सकती हैं, नहीं कट सकती हैं। तो इस तरीके से एन का मतलब आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम 11 टीम का एक विषम नंबर लेंगे और उसका क्या बनाएंगे भैया, फिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, 11 टीम का अगर हमें फिक्सचर बनाना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जब हमें फिक्सचर बनाना तो टीम को 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। फिक्सचर बनाने के लिए हमें फिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, 2 पार्ट में। एक होता है हमारा अपर हाफ यानी ऊपर वाला, और एक होता है हमारा कौन सा, लोअर हाफ यानी नीचे वाला। ठीक है, आधा। अब देखो अगर टीमों की संख्या सम है, ध्यान से समझना, अभी हम अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, टीमों की संख्या क्या है, सम है। जैसे मान लो क्या 8, 16, 32, इस तरीके से अगर टीम की संख्या है तो अपर हाफ के लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2, और लोअर हाफ के लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2। n का मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ टीम्स, यानी मान लो 8 टीम है तो n/2 यानी 8/2, 2 का 2, 2 चौको 8, यानी ऊपर के हाफ में कितनी टीम आएंगी, 4, नीचे भी यही लग जाएगा, कितनी टीमें आ जाएंगी, 4। तो इस तरीके से अगर टीमों की संख्या क्या है भैया, सम है, तो आप इस तरीके से अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला है n/2, आपको रिमेंबर रखना है। वैसे भी डायरेक्ट बांट सकते हैं, 16 है तो 8 कर देंगे, लेकिन आपसे पूछ लिया कि टीमों की संख्या सम है तो अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम को डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला, तो आपको याद रखना क्या है भैया, n/2। लेकिन अगर टीमों की संख्या क्या है, ऑड है, विषम है, तब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। याद करना पड़ेगा, टीमों की संख्या अगर ऑड है, इवन, विषम है तो n+1/2, ये याद रखना है। अब n का मतलब क्या है भैया, नंबर ऑफ टीम्स,
तो अब मान लेते हैं हमारी विषम संख्या कौन सी, मान लो भैया क्या है 13 हो गई, 13 विषम संख्या है ना, तो n का मतलब n बराबर कितना हो गया 13 नंबर ऑफ टीम, ठीक है। फिर अब फॉर्मूला लगा दो, तो n प्लस 1/2 क्या हो जाएगा भाई 13 प्लस 1/2, 13 प्लस 1 14/2, 2 7 14, यानी अपर हाफ में कितनी टीमें आ गई 7 टीमें आ गई। तो ये इस तरीके से हमें अपर हाफ का मिल गया। लोअर हाफ में क्या होगा, जस्ट प्लस माइनस का चेंज हो जाता है। अपर हाफ के लिए प्लस 1/2 होता है n प्लस 1/2, लोअर हाफ के लिए n माइनस 1/2 कर देंगे, यानी 13 माइनस 1 12/2, 2 छंग 12, नीचे के हाफ में कितनी जाएंगी 6 टीमें हो जाएंगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टीमों का विभाजन कर सकते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, रिमेंबर रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सवाल आते हैं यहां से, जैसे 11 टीमों का हमने एग्जांपल लिया था, तो 11 टीम क्या है, इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है, विषम है। ऑड है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये नीचे के दो फार्मूले लगाएंगे हम। तो अपर हाफ के लिए फार्मूला क्या लगेगा n प्लस 1/2। अब n बराबर कितना है भैया 11, तो 11 प्लस 1/2 कितनी टीमें हो गई ऊपर 6 टीमें हो गई। लोअर हाफ के लिए n माइनस 1/2 फॉर्मूला लग जाएगा, n माइनस 1/2, तो 11 माइनस 1/2 नीचे की टीम में कितने हो जाएंगे, लोअर हाफ में 5 हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सम और विषम में हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सम है तो भैया सीधी सी बात है n/2 फॉर्मूला, लोअर अपर हाफ में दोनों में। विषम है तो n प्लस 1/2 अपर हाफ के लिए, n माइनस 1/2 लोअर हाफ के लिए। क्लियर होती चीज, आगे बढ़ो। अब हमने फिक्सर का पहला चरण प्राप्त कर लिया, हमने टीमों को दो भाग में डिवाइड करना सीख लिया। अपर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, टीमों की संख्या के आधार पर कि वो सम है कि विषम है। फिर आ जाते हैं बाई। इतना करने के बाद अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, बाई। अगर बाई नहीं करेंगे शुरुआत में तो फिक्सर आगे चल के गड़बड़ा जाएगा। तो बाई है क्या, पहले ये जान लो। बाई एक टीम को दिया गया एक विशेषाधिकार है जिसे वह पहले दौर में खेले बिना सीधे दूसरे दौर में पहुंच जाती है। यानी फर्स्ट दौर मतलब यहां राउंड हो गया, क्या हो गया राउंड, यानी फर्स्ट राउंड में जिसको बाई मिली होगी वो मैच पहले राउंड में नहीं खेलेगा। क्लियर इतनी चीज, जिस भी टीम को बाई मिल गई वो पहले राउंड में नहीं खेलता है, ठीक है। अब बाई दी कब जाती है, बाई जब टीमों की संख्या क्या हो, विषम हो, ठीक है। अब जब टीमों की संख्या अगर विषम है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब टीमों की संख्या 2 की घात में ना हो, जैसे 2 4 8 16 32, ध्यान समझना, जब टीमों की संख्या किसकी पावर में ना हो, 2 की पावर में ना हो या 2 की घात में ना हो, जैसे 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1028 1024, है ना। इस तरीके से अगर टीमों की संख्या नहीं है तो क्या देंगे भैया, बाई दी जाएंगी। क्या दी जाएगी, बाई। तो बाई क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। लाइट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, कोई बात नहीं। बाई के बाद अब आ जाते हम कि भैया 22 को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, उनकी गणना कैसे करेंगे, हम बाई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 22 की संख्या हमेशा बाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 2 की पावर का यूज करना होता है, ठीक है। 2 की जो अगली घात होगी उसको टीमों की कुल संख्या से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कितने 11 है, कितनी टीमें हैं भैया 11 टीमें हैं, ठीक है। अब 11 टीमें तो 2 की पावर के हिसाब से चलेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। कहां जाएगा, 2 की पावर पे जाएंगे, 2 4 8 16 32 ऐसे जाएंगे तो 11 या तो एग्जैक्टली वही नंबर आ जाए पावर में तो 0 बाई हो जाएगी भाई, तब तो बाई दी नहीं जाएगी। लेकिन या तो उससे एक स्टेप आगे अगली घात बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, 2 की अगली घात 2 की नेक्स्ट पावर जो आएगी, तो यहां 11 की आगे नेक्स्ट पावर कौन सी आ रही भाई, 8 तो कम है, कौन सी आ रही 16, ठीक है। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला क्या दिया, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस n, ये आपको याद रखना। तो 16 माइनस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, तो हमारे पास कितनी 22 आ गई भैया, 5 बाई आ गई, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाई निकाल सकते हैं किसी का भी। सपोज दैट आपको मान लो 32 टीमें हैं, अब 32 टीमों का हमें क्या निकालना है, पता करना है कितनी बाई होंगी। तो 2 की पावर में जाएंगे तो कहा 32 तो है ही है, तो 2 की नेक्स्ट की पावर 32 माइनस 32 कितना हो गया, 0, कहानी खत्म। यानी 32 टीमों का जब हम फिक्सर बनाएंगे तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई बाई नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए याद रखिएगा, नंबर ऑफ बाइस इज इक्वल टू नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस एन, एन बोले तो नंबर ऑफ टीम। ठीक है, इतनी चीज के बाद अब देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं, मतलब कौन सी बाई कहां दी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर देखो, अगर नंबर ऑफ 22 जो आपने 22 निकाली है, 22 की जो संख्या है वो क्या है भैया, सम है, यानी कि इवन है। ठीक है, तो प्रत्येक हाफ में nb/2 फॉर्मूला लगा दो। यानी मान लो कि 6 एक ऐसी संख्या है, सम है कि विषम, सम, तो सम है तो क्या करेंगे, nb/2, नंबर ऑफ बाई कितनी हमारी 6, तो 6/2 कर दिया, कितनी बाई 3, यानी ऊपर भी 3 देंगे और नीचे भी 3 दे देंगे, अपर हाफ में भी 3, लोअर हाफ में भी 3। लेकिन अगर 22 की संख्या क्या है भैया, विषम है, ऑड है, तब कहानी बदलेगी, तब फॉर्मूला लग जाएगा अपर हाफ के लिए नंबर ऑफ 22 माइनस 1/2 nb माइनस 1/2, और लोअर हाफ में nb प्लस 1/2। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ बाई कितनी है 5, 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपर हाफ के लिए, नंबर ऑफ 22 कितनी है 5, तो 5 माइनस 1/2 कर देंगे तो 4/2, कितनी बाई ऊपर दी जाएगी 2 बाई। फिर नीचे वाले फॉर्मूले में जस्ट nb प्लस 1/2 आप कर दीजिए, ओके, तो आपका ये लोअर हाफ की बाई निकल जाएगी 3 बाई, तो ऊपर 2 नीचे 3, अपर हाफ में 2 बाई, लोअर हाफ में 3 बाई। इस तरीके से हम 22 निकाल सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं 22 की संख्या आपकी सम है, ठीक है, इवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा nb/2 डिवाइडेड बाई 2। अगर विषम है तो अपर हाफ के लिए nb माइनस 1/2, लोअर हाफ के लिए nb प्लस 1/2। ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, 22 निकाल लेने के बाद, ठीक है, 22 का कहानी करने के बाद कि ऊपर कितनी देनी, नीचे कितनी देनी है, अब कौन सी बाई कब दी, कहां पर दी जाएगी, अपर हाफ में पहली बाई कहां देंगे, अपर हाफ में देंगे कि लोअर हाफ में देंगे, देखो इसको रिमेंबर रखिएगा, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझो, पहली बाई हमेशा किसको दी जाती है, लोअर हाफ के लोअर को, पहली बाई किसको दी जाएगी, लोअर हाफ के लोअर को। मान लो कितनी बाई थी, 4 बाई थी, तो पहली बाई किसको देंगे, लोअर हाफ के लोअर को। दूसरी बाई हम देंगे किसको, अपर हाफ के अपर को, अपर हाफ के अपर को देंगे। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। तीसरी बाई किसको देंगे, लोअर हाफ के अपर को, लोअर हाफ के अपर को। ठीक है, और चौथी बाई किसको दे देंगे, अपर हाफ के लोअर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये आप, और मान लो इससे ज्यादा बाई है तो इसी क्रम को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, घुमा देंगे। ठीक है, अभी समझ जाओगे आगे, देखो यहां पर समझ जाओगे। अब जैसे मान लो 11 टीमों के लिए हमें बाई रखना है, तो अब देखो ये आपका अपर हाफ हो गया, ये आपका लोअर हाफ हो गया, तो फर्स्ट बाई हमने किसको दी, लोअर हाफ के लोअर को। दूसरी बाई हमने किसको दी, अपर हाफ के अपर को। तीसरी बाई हमने किसको दी, लोअर हाफ के अपर को। चौथी बाई किसको दी, अपर हाफ के लोअर को। अब यहाँ 11 के हिसाब से 5 बाई थी, तो एक बाई अभी बची है, तो फिर से वहीं से शुरू करेंगे नीचे से। 5वीं बाई किसको देंगे, लोअर हाफ के लोअर को। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, 22 की प्लेसिंग करेंगे, इस तरीके से हम टीमों को बाई देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, किसी भी मैच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो n-1 कर दो, यानी जितनी टीमें हैं उससे 1 घटा दो तो उतने मैच खेले जाएंगे। मान लो नॉकआउट टूर्नामेंट करा रहे हो, 20 टीमें आई, अब कितने मैच होंगे 20 टीमों के बीच में, 20 माइनस 1 कितने, 19 मैच टोटल खेले जाएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। फिर सिंगल लीग टूर्नामेंट अगर है
तो उसमें कुल मैच निकालने के लिए n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर डबल लीग टूर्नामेंट में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हट जाता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ जाओ। अब इस तरीके से 11 टीमों का नॉकआउट फिक्सर आपके सामने यहां पर दे रखा है, ठीक है। कुछ इस तरीके, जब हम फाइनली आप जब बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। और बहुत आराम से अब आप आराम से नॉकआउट टूर्नामेंट के आप फिक्चर्स भी बना सकते हो, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ बाइज निकाल सकते हो, पावर नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस 1 करके, है ना। इसी तरीके से जितनी भी चीजें भी मैंने आपको बताई, चाहे वो बाई निकालने का फॉर्मूला हो, बाई कैसे प्लेसमेंट कैसे प्लेसिंग करते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट के जितने टाइप्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें इस क्लास में आपसे डिस्कस की गई साथियों, यहां से सवाल आने की काफी प्रबल संभावनाएं रहती हैं और 22 से तो सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, मोटा मोटा थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। टीमों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर टीमों को अपर और लोअर हाफ में विभाजित करें, n+1/2, फिर n-1/2 का यूज करके फॉर्मूले का 22 की संख्या गणना करनी है। कैसे करते हैं, 2 की अगली घात माइनस n से। फिर 22 को 2 हाफ में डिवाइड करने के लिए फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने, याद रखने हैं। निर्धारित क्रम में 22 की स्थापना दें, पहली बाई लोअर हाफ के लोअर को, दूसरी अपर हाफ के अपर को, तीसरी लोअर हाफ के अपर को, चौथी लोअर अपर हाफ के लोअर को। शेष टीमों के बीच पहले दौर के मैच तय करें, कुल मैचों की संख्या n-1 से जांच सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा चीज था कि इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या है, नॉकआउट पर एक नजर और डाल लो। सिंगल लीग, जिसको हम और क्या बोलते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। इसमें अगर मैच की संख्या निकालनी तो कैसे निकालेंगे, n इंटू n-1/2 करके, ठीक है। डबल लीग में n इंटू n-1 करके निकाल सकते हैं, पीछे डिस्कस ही कर रखा है हमने, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी इस सेक्टर से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो टूर्नामेंट में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करा दी जाएगी। और चलिए, आई होप अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।